नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत, बंदन, अभिनंदन है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे भारत में। मध्य प्रदेश राज्य का आधुनिक इतिहास, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आधुनिक इतिहास का प्रारंभ हम देख चुके हैं। आधुनिक इतिहास के अंतर्गत मध्य प्रदेश में मराठा शक्तियों का विभाजन हम देख चुके हैं और उसी के अंतर्गत किस प्रकार मध्य प्रदेश में होलकर राजवंश का आगमन हुआ उसको भी हम देख चुके हैं। अब होलकर राजवंश के बाद आज हम सिंधिया राजवंश के बारे में बात करेंगे। सिंधिया राजवंश जो है ये आपका काफ़ी बड़ा राजवंश है। लगभग 17वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया राजवंश का उद्भव हुआ और 17वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक मध्य प्रदेश के भूभाग पर सिंधिया राजवंश का राजनीतिक वर्चस्व कायम है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा ये राजवंश है। कई भागों में हम इस राजवंश को पढ़ेंगे, कम से कम 3 भागों में हम इस राजवंश को पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर आपके सामने सिंधिया राजवंश के सभी शासकों का क्रमानुसार एक सारणी दी गई है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। तो सिंधिया राजवंश का जो सबसे पहला शासक था वो था राणोजी राव सिंधिया। ठीक है, जो कि इस राजवंश का संस्थापक था। फिर इसके बाद इस राजवंश का जो अगला शासक आया वो आया महादजी सिंधिया, जो कि सिंधिया राजवंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है और भारत के ऐतिहासिक जगत के क्षेत्र में भी क्या है, महादजी सिंधिया का नाम है। फिर इसके बाद आया दौलत राव सिंधिया, ये भी सिंधिया राजवंश का एक कच्चा शासक था। इसके बाद आया जनकोजी राव सिंधिया, जो कि सिंधिया राजवंश का एक कमजोर शासक था। इसके बाद आया जयाजी राव सिंधिया, जिसके बारे में हमको झांसी के रानी से संबंधित कुछ जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद आया माधवराव सिंधिया प्रथम, जिसको अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। देन इसके बाद आया माधवराव सिंधिया प्रथम के बाद जीवाजी राव सिंधिया, जो कि मध्य भारत राज्य के पहले स्वतंत्र मध्य भारत राज्य के पहले राज्य प्रमुख थे। ठीक है, देन इसके बाद आए माधवराव सिंधिया द्वितीय। ठीक है, जिनके समय में इन्हीं के समय में क्या हो गया था, देश आज़ाद हो गया था। फिर माधवराव सिंधिया के बाद आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा के सांसद के तौर पर अपना एक सक्रिय योगदान दे रहा है और सिंधिया राजवंश के राजनीतिक वर्चस्व को आज भी उन्होंने बनाकर रखा है। तो पहले वाले भाग में हम राणोजी राव सिंधिया से लेकर जनकोजी राव सिंधिया तक सिंधिया राजवंश का अध्ययन करेंगे। दूसरे वाले भाग में हम जयाजी राव सिंधिया से लेकर जीवाजी राव सिंधिया तक सिंधिया राजवंश को देखेंगे और फिर लास्ट में इन सभी शासकों को भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम और देखते हैं सिंधिया राजवंश का सबसे पहला शासक राणोजी राव सिंधिया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंधिया राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सिंधिया राजवंश की स्थापना की गई थी राणोजी राव सिंधिया के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, राणोजी राव सिंधिया के द्वारा की गई थी। कहीं कहीं पर क्या होता है, आपको राणोजी राव सिंधिया के अलावा महादजी सिंधिया भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और कभी कभी एग्जाम में महादजी सिंधिया भी आता है। तो अगर राणोजी सिंधिया और महादजी सिंधिया दोनों ही आ जाते हैं तो आप राणोजी सिंधिया लगाकर आइएगा, क्योंकि राणोजी सिंधिया जो है ये सिंधिया राजवंश का सबसे पहला शासक रहा है। ठीक है, और महादजी सिंधिया जो है वो इसके बाद का शासक है। और अगर ये दोनों में से कोई एक आता है तो वो आप एक लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। अगर हम बात करें राणोजी राव सिंधिया के बारे में, ठीक है, अगर हम बात करें राणोजी राव सिंधिया के बारे में तो राणोजी राव सिंधिया जो था ये कानहेर खेड़ा के पाटिल परिवार से संबंधित था। यहां पर आप लिख लीजिए। ठीक है, राणोजी राव सिंधिया जो था ये कानहेर खेड़ा के पाटिल परिवार से संबंधित था। इसके बाद देखिए 1726 में मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव के द्वारा राणोजी राव सिंधिया को मालवा का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, कब, इधर लिख लीजिए 1726 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव के द्वारा
इसको मालवा का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है। फिर 1729 ईस्वी में राणोजी राव सिंधिया के द्वारा अमजेरा के युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1729 ईस्वी में अमजेरा, जो कि कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में ही ये स्थान स्थित है, और ये है मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में। यहाँ पर क्या हुआ, राणोजी राव सिंधिया ने युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव के द्वारा 1731 ईस्वी में राणोजी राव सिंधिया को मालवा का एक छोटा सा भाग प्रदान किया गया। ठीक है, कब? 1731 ईस्वी में। जिसके अंतर्गत उज्जैन, शाजापुर, सुजालपुर, ठीक है, जिसको पहले सुजावलपुर के नाम से जाना जाता था, इत्यादि क्षेत्र आया करते थे। कौन कौन से क्षेत्र आया करते थे? उज्जैन, शाजापुर, ठीक है, और सुजालपुर, जिसको पहले सुजावलपुर के नाम से जाना जाता था, इत्यादि क्षेत्र क्या थे? आया करते थे। तो ये सारी की सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज आपसे पूछी जा सकती है। फिर देखिए, 1732 ईस्वी में मालवा क्षेत्र के विभाजन के दस्तावेज के अनुसार, ठीक है, 1732 ईस्वी में मालवांचल के विभाजन संबंधी दस्तावेज के अनुसार राणोजी राव सिंधिया के अधिकार क्षेत्र में क्या था? सुजालपुर और सुंदरसी क्षेत्र था। (1753) ईस्वी में इसने डोराड 1753 ईस्वी में इसने डोबरी, बोराड़ तथा हटोली क्षेत्र को भी क्या है, अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऐसे ही याद रखिए। 1753 ईस्वी में इसने डोराड, बरौली तथा हटोली, और फिर मृत्यु कब हुई इसकी, मृत्यु के बारे में जान लीजिए आप। इसकी मृत्यु के विषय में इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है। कोई कहता है कि इसकी मृत्यु जो थी ये 1750 के बाद हुई थी, तो कोई 1750 में ही इसकी मृत्यु बताता है। अभी आपने यहाँ देखा 1753 ईस्वी में, तो मृत्यु को आप रहने दीजिए, बट एक चीज़ याद रखिएगा कि मृत्यु से पहले इसने अपनी राज्य की राजधानी किसे बनाया था? मृत्यु से पहले इसने अपनी राज्य की राजधानी बनाया था उज्जैनी को। ठीक है, उज्जैनी या अवंती को। तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधिया राजवंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। ठीक है, ये हो गया क्या आपका राणोजी राव सिंधिया। तो क्या क्या याद रखना है आपको इसके बारे में, देखिए। सिंधिया राजवंश का संस्थापक राणोजी राव सिंधिया। ठीक है, फिर 1726 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव के द्वारा मालवा का प्रभारी मंत्री नियुक्त। ठीक है, 1729 ईस्वी में अमजेरा के युद्ध में इसने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1731 ईस्वी में इसको मालवा का एक छोटा सा भाग दिया गया, जिसमें उज्जैनी, शाजापुर, सुजालपुर इत्यादि क्षेत्र आया करते थे। और मरने से पहले इसने अपनी राज्य की राजधानी किसे बनाया था? उज्जैनी को बनाया था। इतनी जानकारी आप याद रखिएगा। शेष जानकारी को आप बस ऐसे ही ध्यान में रख लीजिएगा, कभी एग्जाम में पूछी जाती हो तो कर दीजिएगा। अब राणोजी राव सिंधिया के बाद सिंधिया राजवंश का अगला जो शासक आया वो आया महादजी सिंधिया। ठीक है,
अब महादजी सिंधिया के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें महादजी सिंधिया के शासनकाल के बारे में, चूंकि एक काफ़ी अच्छा शासक है, काफ़ी नाम है इसका, तो इसके शासनकाल को भी याद रख लीजिए, कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो इसका शासनकाल था 18 जनवरी 1768 ईस्वी से लेकर 12 फरवरी 1794 ईस्वी तक। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि ये सिंधिया राजवंश का सबसे प्रतापी एवं सबसे योग्य सम्राट था, इसे आप वैसे ही समझ लीजिए, यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर 1761 ईस्वी में इसने पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग लिया, ये वाली बात विशेष है। ठीक है, कब? 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में भाग लिया। और आपको बता दूं, इस लड़ाई के अंतर्गत जो आपका महादजी सिंधिया था, ये सिंधिया राजवंश के संस्थापक राणोजी राव सिंधिया के 5 पुत्रों में से एकमात्र ऐसा पुत्र था जो कि इस लड़ाई से जिंदा बचकर वापस लौट सका था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राणोजी राव सिंधिया के 5 पुत्रों में से एकमात्र कौन बचकर वापस लौटा था पानीपत के तीसरे युद्ध में? वो लौटा था महादजी सिंधिया। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। फिर देखिए, 1771 ईस्वी में इसके द्वारा दिल्ली पर अधिकार किया गया, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है आपकी। 1771 ईस्वी में इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और दिल्ली पर अधिकार कर यहाँ के मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को उसके गुलाम कादिर के नियंत्रण से मुक्त करवाया। ठीक है, जो मुगल सम्राट था आपका शाह आलम द्वितीय, इसको इसके गुलाम कादिर के नियंत्रण से मुक्त करवाया। ठीक है, तो 1771 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर शाह आलम द्वितीय को उसके गुलाम कादिर के नियंत्रण से मुक्त करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप शाह आलम द्वितीय ने इसे अपने सारे प्रशासनिक अधिकार प्रदान कर इसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। ठीक है, याद रखिएगा, इसको क्या कर लिया? इसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। इस प्रकार अगर हम बात करें तो दिल्ली को भी इसने क्या कर लिया था? अपने अधीन कर लिया था अपने शासनकाल में। ठीक है, क्योंकि जो शाह आलम द्वितीय था ये तो नाम मात्र का सम्राट था, वास्तविक सारे अधिकार जो थे ये महादजी सिंधी के पास ही थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए 1771 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1771 ईस्वी में, सॉरी 1771 ईस्वी नहीं, हाँ, महादजी सिंधे के द्वारा, इसको मिटा देता हूं पहले मैं, महादजी सिंधे के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भी भाग लिया गया था। ठीक है, प्रथम आंग्ल
मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जिसकी शुरुआत 1775 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1775 ईस्वी। और 1775 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी तक ये युद्ध चला। ठीक है। लगभग 7 वर्षों तक ये युद्ध चला। ठीक है। और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ? देखिए, आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ। ठीक है। तो क्या हुआ? महादजी सिंधिया के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लेकर अंग्रेजों और मराठों के मध्य मध्यस्थ बनकर सालबाई की संधि के द्वारा, ठीक है, सालबाई की संधि के द्वारा इन दोनों के मध्य शांति की स्थापना की गई, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों में क्या था? महादजी सिंधिया की प्रतिष्ठा काफी ज्यादा बढ़ गई थी। याद रखिएगा आप। ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लेकर सालबाई की संधि के द्वारा अंग्रेजों और मराठों में शांति की स्थापना की, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के दृष्टिकोण में महादजी सिंधिया की प्रतिष्ठा काफी ज्यादा बढ़ गई थी। याद रखिएगा। ठीक है। फिर 1765 ईस्वी में इन्होंने ग्वालियर के किले पर हमला कर, ठीक है, कब? 1765 ईस्वी में ग्वालियर पर हमला कर यहाँ के जाट राजा राणा लोकेंद्र सिंह को युद्ध में हराकर ठीक है, राणा लोकेंद्र सिंह को युद्ध में हराकर ग्वालियर के किले पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो इन शॉर्ट अगर हम इनकी सारी बातों के बात में करें, देखिए पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट हैं। इनकी संबंधित जो भी जानकारी हमने देखी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। देखिए, 18 जनवरी 1768 ईस्वी से लेकर 12 फरवरी 1794 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। आप ये ईस्वी जरूर याद रखिएगा, 1768 ईस्वी से लेकर 1794 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है। फिर अगर हम बात करें इनके बारे में, तो देखिए, अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो 1761 ईस्वी में इन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग लिया। ठीक है। और पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग लेकर ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कि राणोजी राव सिंधिया के 5 पुत्रों में से जीवित लौटकर वापस आए थे। ठीक है। पानीपत के तीसरे युद्ध में से। ठीक है। फिर 1771 ईस्वी में इन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम को उसके गुलाम कादिर के नियंत्रण से मुक्त कराकर उसका प्रशासनिक अधिकारी बन प्रधानमंत्री कर दिल्ली पर भी क्या था? अपना कब्जा जमा लिया था। ठीक है। और 1775 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी तक चलने वाले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में इन्होंने भाग लेकर अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति की स्थापना की, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों में इनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। और 1765 ईस्वी में ग्वालियर पर हमला कर यहाँ के जाट राजा लोकेंद्र सिंह को युद्ध में हराया था। ठीक है। इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिंधिया राजवंश के अगले शासक के बारे में, जो थे आपके दौलत राव सिंधिया। ठीक है। चलिए अब दौलत राव सिंधिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें दौलत राव सिंधिया के शासनकाल के बारे में, तो 1794 ईस्वी से लेकर 1827 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है। फिर देखिए, दौलत राव सिंधिया से रिलेटेड हमारे पास जो जानकारी देखने को मिलती है ना, ये सारी जानकारी हमको संधियों के अंतर्गत देखने को मिलती है। जी हाँ, इनके शासनकाल में कई सारी ऐसी संधि हुई जिनके बारे में पूछा जाता है। इनमें से पहली जो संधि थी वो थी आपकी क्या? बसीम की संधि। ठीक है।
कौन सी संधि? बसीन की संधि, जिसको बसीन की संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये कोई नॉर्मल संधि नहीं थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बसीन की संधि या बसीन की संधि सिंधिया राजवंश के किस शासक के शासनकाल में हुई थी? ठीक है, आपको क्या देना है आंसर? दौलत राव सिंधिया के शासनकाल में। सुनिए, ये बसीन की संधि या बसीन की संधि थी क्या? बसीन की संधि या बसीन की संधि के तहत मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? बाजीराव द्वितीय के द्वारा मराठाओं को अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया था। जी हाँ, ये जो बसीन की संधि थी ये मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुई, और इस संधि की कुछ ऐसी शर्तें थी जिसके परिणाम स्वरूप मराठा जो थे ये पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे। तो याद रखिएगा, बसीन की संधि के तहत मराठा पेशवा बाजीराव ने मराठों को अंग्रेजों के अधीन कर दिया। ठीक है, फिर दूसरी संधि के बारे में सुनिए। दूसरी संधि आती है आपकी, इनसे रिलेटेड जो संधि आती है वो आती है ग्वालियर की संधि। ठीक है, एक आती है आपकी क्या? ग्वालियर की संधि। इसको भी आप देखिएगा। तो देखिए, ग्वालियर की संधि जो थी, ग्वालियर की संधि हुई थी 1803 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी 1803 ईस्वी में नहीं बल्कि 1817 ईस्वी में हुई थी। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी, और ये संधि ग्वालियर रियासत के शासक दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ठीक है, और इस संधि में क्या था? दौलत राव सिंधिया से अंग्रेजों ने पिंडारियों के विरुद्ध सहायता मांगी थी। किसके विरुद्ध सहायता मांगी थी? पिंडारियों के विरुद्ध सहायता मांगी थी। पिंडारी जो कि एक समय पहले दक्षिण भारत की एक खूंखार युद्ध प्रिय जाति हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है पिंडारी के बारे में कि लोग पिंडारियों से लड़ने की अपेक्षा युद्ध में कूदकर आत्मदाह करना उचित समझा करते थे। इतनी ये खूंखार जाति हुआ करती थी। तो इस खूंखार जाति से निपटने के लिए ग्वालियर की संधि के तहत 1817 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया? सिंधिया राजवंश के शासक दौलत राव सिंधिया से सहायता मांगी। लेकिन कहीं कहीं हमको ये बात भी देखने को मिलती है कि इस संधि के तहत सहायता करने की बात कही तो थी, लेकिन करी नहीं थी दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों की सहायता। ठीक है, फिर एक संधि आती है सुरजी अर्जुन गांव की संधि। ठीक है, सुन्नी अर्जुन गांव भी कहते हैं, सुरजी अर्जुन गांव भी कहते हैं। कौन सी संधि? सुरजी अर्जुन गांव की संधि। ठीक है, याद रखिएगा, सुरजी अर्जुन गांव की संधि या सुरजी अर्जुन गांव की संधि। यह संधि हुई 1803 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई ये? 1803 ईस्वी में। अब क्या हुआ देखिए, ये संधि भी क्या हुई? ग्वालियर रियासत के शासक दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई, और इस संधि के अंतर्गत क्या था? जो सिंधिया राजवंश था, ठीक है, क्या था? सिंधिया राजवंश जो था इसने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सीधी सी बात, सिंधियाओं ने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, और इस प्रकार क्या था? एक बार पुनः दौलत राव सिंधिया के द्वारा सुरजी अर्जुन गांव की संधि के द्वारा मराठों को एक बार पुनः अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है सिंधिया कौन थे? सिंधिया मराठा लोकवागी थे। ठीक है, जो कि आपने पढ़ रखा है किस प्रकार आए थे ये मध्य प्रदेश में। तो एक बार तो क्या हुआ, सुरजी अर्जुन गांव की संधि के तहत दौलत राव सिंधिया के द्वारा अंग्रेजों को मराठों को अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। भाई, इससे पहले मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव द्वितीय ने क्या कर दिया था? मराठों को अंग्रेजों के अधीन कर दिया था, बसीन की संधि या बसीन की संधि के तहत। ठीक है, फिर देखिए 1810 ईस्वी तक सिंधिया राजवंश की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 1810 ईस्वी तक
सिंधिया राजवंश की जो राजधानी थी वो क्या थी, उज्जैन थी। पर 1810 ईस्वी में ही सिंधिया राजवंश की राजधानी उज्जैन से परिवर्तित कर कहाँ स्थापित की गई, ग्वालियर स्थापित की गई। तो एक क्वेश्चन आपका 99% जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधिया राजवंश का वो कौन सा शासक है जिसके शासनकाल में सिंधिया राजवंश की राजधानी उज्जैन से ग्वालियर परिवर्तित की गई थी। तो दौलत राव सिंधिया था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको दौलत राव सिंधिया से याद रखनी है। शासनकाल 1794 ईस्वी से लेकर 1827 ईस्वी था। इसके शासनकाल में बसीम की संधि या बसीन की संधि, जिसके अंतर्गत मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा मराठों को अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। फिर ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में पिंडारियों के विरुद्ध सहायता अंग्रेजों ने दौलत राव सिंधिया से मांगी। फिर सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो कि 1803 ईस्वी में हुई थी, सिंधियाओं को मराठों के अधीन कर दिया था दौलत राव सिंधिया ने। देन 1810 ईस्वी में इसने अपनी राज की राजधानी उज्जैन से ग्वालियर ट्रांसफर कर दी थी। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। इसके बाद अंतिम शासक, मतलब अंतिम नहीं, इस वीडियो के भीतर जो हम लास्ट शासक को देखने वाले हैं वो है हमारा जनकोजी राव सिंधिया। तो जनकोजी राव सिंधिया के बारे में देखिए, कुछ ऐसा खास जानने को नहीं मिलता है। जनकोजी राव सिंधिया के बारे में ऐसा कुछ खास जानने को नहीं मिलता है। जनकोजी राव सिंधिया जो था ये सिंधिया राजवंश का एक कमजोर शासक था और इसका संपूर्ण जीवन बेजाबाई नामक एक महिला से संघर्ष में बीता। तो बस यही याद रखिए, कभी पूछा जाए कि सिंधिया राजवंश का वो कौन सा शासक था जिसका संपूर्ण जीवन बेजाबाई नामक महिला से संघर्ष में बीता, तो कौन था, जनकोजी